जय हिंद मित्रों, स्टडी विद शरण आईएएस की इस हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या होता है। अक्सर कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ये आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं या सिविल सर्विसेज का, तो उसमें पूछा जाता है। अन्य स्टेट में हटा दिया गया सब्जेक्ट, लेकिन अभी सिविल सर्विसेज में है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। अब यहाँ दो शब्दों को समझिए, राष्ट्र और राज। राष्ट्र मतलब देश, जहाँ की जिसका प्रतिनिधित्व वहाँ की जनता करती है। राष्ट्र प्रेम, राज प्रेम नहीं होता, राष्ट्र प्रेम होता है। और राज मतलब राज करना। तो जहाँ राज से संबंधित चीज़ें आएंगी वहाँ चीज़ें औपचारिक हो जाएंगी। ये औपचारिक है। औपचारिक मतलब डिसिप्लिन्ड हर चीज़ होगी, हर चीज़ नपी तुली होगी, सधी हुई होगी। इसमें इधर उधर करने की गुंजाइश नहीं होगी, इसमें संभावनाएं कम होंगी। जबकि राष्ट्र मतलब राष्ट्र प्रेम, जानते हैं यहाँ भावनाएं, अनौपचारिक होता। या सीधे हम कह सकते हैं अनौपचारिक राष्ट्रभाषा क्या होती है। अगर इसको राष्ट्रभाषा राजभाषा में दो भागों में बांटें जो है, तो ये अनौपचारिक भाषा है और ये औपचारिक भाषा है, राजभाषा। ठीक, यहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, यहाँ पर लोगों का अनुशासन जुड़ा होता है। ये पहला बिंदु मान लें। अगर दूसरे बिंदु के रूप में देखें तो इसमें साहित्य की विशेष परंपरा पाई जाती है। हमने बताया भावनाएं हैं, तो साहित्य की परंपरा, और इसमें साहित्य की परंपरा हो भी सकती है और नहीं भी। कैसे बताते हैं, हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे साहित्य की परंपरा यहाँ बनी है राष्ट्रभाषा में। राष्ट्रभाषा में साहित्य की परंपरा कैसे, जैसे भारत को ही लीजिए, तो यहाँ की राष्ट्रभाषा प्राचीन काल में आप देखेंगे संस्कृत थी। तो वेद, उपनिषद, पुराण सब संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, एक परंपरा है। वेद, उपनिषद और पुराण, तमाम सारे सब जो है साहित्य की परंपरा। हिंदी है तो हिंदी में एक विशेष परंपरा बनी हुई है। जबकि साहित्य यहाँ पर, अगर जैसे प्राचीन काल में राष्ट्रभाषा और राजभाषा भारत की दोनों क्या थी, संस्कृत थी। लेकिन मध्यकाल में फारसी हो गई और बाद में ब्रिटिश काल में अंग्रेजी, तीन भाषाएं। तो इसमें भारतीय परंपरा में ये जहाँ की भाषा है, जहाँ की राष्ट्रभाषा है अंग्रेजी, वहाँ तो परंपरा है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर ये राजभाषा है तो यहाँ पर परंपरा नहीं पाई जा सकती है। लेकिन जब संस्कृत है तो संस्कृत राजभाषा भी थी प्राचीन काल में और राष्ट्रभाषा भी थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर संस्कृत एक परंपरा पाई जाएगी। फारसी चूँकि यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं थी कभी, बाद में राजभाषा बनी, तो यहाँ पर एक परंपरा नहीं पाई जाएगी। उस समय साहित्य का प्रणयन हुआ जो है, लेकिन एक परंपरा नहीं है। तो ऐसे ही जबकि यहाँ पर साहित्य की परंपरा पाई, वेद, उपनिषद, पुराण। मध्यकाल में फारसी आ गई, फिर जब हिंदी हुई तो हिंदी की परंपरा 1000 ईस्वी से विकसित होनी शुरू हो गई थी। जानते हैं कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट पुरानी हिंदी, फिर ब्रज, पुरानी हिंदी में ब्रज भाषा है, अवधी है। इन सारी भाषाओं से डेवलप होते हुए हिंदी और फिर खड़ी बोली हिंदी। तीसरी कह सकते हैं, यहाँ पर ये बता ही दिया हमने, अनौपचारिक भाषा है, ये औपचारिक भाषा। मतलब यहाँ पर अनुशासन होता है, भाषा में अनुशासन होता है। जैसे हम कुछ भी लिखेंगे तो उसमें परिवर्तन होने की संभावना नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर हमें संभावना रहती है। यहाँ पर हमें संभावना रहती है। ये मूल भाषा होती है किसी देश की, मूल भाषा। जैसे राष्ट्रभाषा है तो ये मूल भाषा होती है, क्योंकि वहीं उत्पत्ति हुई होती है। राजभाषा मूल भाषा हो भी सकती है
और नहीं भी। अभी जैसे हमने बताया कि संस्कृत है, संस्कृत मूल भाषा थी तो उसमें राजभाषा भी थी और वो राष्ट्रभाषा भी, तो मूल भाषा। लेकिन जब अंग्रेजी हो गई तो ये मूल भाषा नहीं हो सकती है। यहाँ पर मूल भाषा राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र की, जैसे जर्मनी में जर्मन मूल भाषा है, ब्रिटेन में इंग्लिश मूल भाषा है, वहाँ की राष्ट्रभाषा यही है, हालांकि राजभाषा भी है लेकिन राष्ट्रभाषा भी यही है। यहाँ पर है भारत के संदर्भ में, जब यहाँ राजभाषा जब इंग्लिश थी ब्रिटिश काल में तो वो मूल भाषा यहाँ की नहीं थी, लेकिन जब संस्कृत थी प्राचीन काल में, राजभाषा राष्ट्रभाषा दोनों थी तो यहाँ की मूल भाषा थी। तो राजभाषा क्या हो सकती है, मूल भाषा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो राष्ट्रभाषा होती है वो लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती है, एक परंपरा के रूप में डेवलप होती है, तो ये क्या कह सकते हैं इसको, ये यहाँ की मूल भाषा होती है। बहुत सारे हैं ये, इसमें भावनाएं, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, कह सकते हैं राष्ट्रभाषा में भावनाएं जुड़ी होती हैं। यहाँ पर अनुशासनबद्ध भाषा होती है। यहाँ पर अनुशासनबद्ध, यहाँ पर हमने बताया कि अगर पत्र व्यवहार आप अंग्रेजी में कर रहे हैं तो उसके कुछ लिमिटेड शब्दावलियाँ होती हैं, उन शब्दावलियों से बाहर आप नहीं जाएंगे, उनका कुछ विशेष अर्थ होता है, उनको ही हमें यहाँ पर लिखना होगा। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, आप पत्र लिखते हैं तो अपनी भावनाओं को उड़ेल कर पत्र में लिख दिया जाता है। जितने भी साहित्य लिखे गए उन साहित्य में भावनाएं ही भावनाएं हैं, अगर भावनाएं ना हो तो साहित्य का मतलब ही कोई नहीं रह सकता। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं हो, हृदय नहीं हो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ये कविता आपने सुना होगा। तो यहाँ पर भावनाएं ही भावनाएं हैं, यहाँ पर अनुशासनबद्ध भाषा है, यहाँ पर भावनाएं नहीं होती हैं, आपकी भावनाओं में से काम यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पर सारी चीज़ें एक सिस्टम से होती हैं और यहाँ पर भावनाओं से प्रभावित होती हैं। तो आप समझ गए होंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होती है। राजभाषा जो कार्य होता है वो राजभाषा का प्रयोग राजकीय कार्यों में होता है। यहाँ नीचे लिख देते हैं 5वां बिंदु, राजकीय कार्यों में, राजकीय पत्र व्यवहार। और यहाँ पर लोक व्यवहार में होता है। लोक, अगर राष्ट्रभाषा हमें पता है तो यहाँ के मेले ठेले, संस्कृत परंपरा, नाच गाने, सबका आनंद हम ले सकते हैं। लेकिन राजभाषा केवल पता हो, राष्ट्रभाषा ना पता हो, वहाँ की राजभाषा राष्ट्रभाषा अलग हो, तो हम जो देसी कल्चर है वहाँ का, मूल कल्चर है जो वहाँ का, उसका आनंद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग से भाषा होती है। और ये राजभाषा जो होती है ये थोपी हुई भाषा भी हो सकती है, जैसे मध्यकाल में फारसी थी और ब्रिटिश काल में अंग्रेजी, जबकि राष्ट्रभाषा जो होती है हमेशा वहाँ की मूल भाषा ही होती है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लगातार हमारा चैनल देखते रहें। थैंक यू।